डायमेंशनल फार्मूला फॉर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है ना। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है? ऐसे भी और कुछ कांस्टेंट होते हैं फिजिक्स में जिनका डायमेंशनल फार्मूला, वैसे तो धीरे धीरे जैसे जैसे अपन आगे बढ़ते जाते हैं फिजिक्स में, आप वो फिजिकल क्वांटिटी से फैमिलियर होते जाते हो। ठीक है, उन फिजिकल क्वांटिटी से अपन फैमिलियर होते जाते हैं और फिर हम डायमेंशनल फार्मूला भी बहुत आसानी से उन फिजिकल क्वांटिटी का निकाल लेते हैं। मतलब इतना मुश्किल काम नहीं होता। फिर भी मैं कुछ और फिजिकल क्वांटिटी और कुछ और कांस्टेंट अपन देख रहे हैं आज, जिनका डायमेंशनल फार्मूला अपन लोग देखेंगे। जैसे कल अपन ने ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशनल फार्मूला अपन ने निकाला था। अब मैं कुछ फिजिकल क्वांटिटी में डिफाइन कर रहा हूँ, जिनको मैं डिफाइन कर रहा हूँ, डायमेंशनल फार्मूला अपन लोग साथ साथ में लिखते चलेंगे। सो नाउ द फिजिकल क्वांटिटी इज हियर स्ट्रेस। एक फिजिकल क्वांटिटी होती है दैट इज कॉल्ड स्ट्रेस। ठीक है, स्ट्रेस किसको बोलते हैं मैं ये बता दूं पहले तुमको। एक फिजिकल क्वांटिटी है स्ट्रेस। स्ट्रेस की एक्चुअल में जो डेफिनेशन है, दिस इज फोर्स पर यूनिट एरिया ही होती है। बट स्ट्रेस कैसे डिफाइन होता है, जैसे ये देखो यहाँ पे मान लो हमने कोई वायर लिए, ये स्ट्रेस है ना, और यहाँ पे अपन ने इसमें फोर्स लगाए F, तो ये वायर क्या होगा, खींचेगा, इसकी लेंथ चेंज होगी, है ना। ये स्ट्रेस, इसकी लेंथ चेंज होगी, लेंथ भी बढ़ सकती है यहाँ पे वायर की। और ये क्या है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। दिस इज कॉल्ड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इसको बोला जाता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। सो फोर्स आपने ऐसा लगा रहा है और पर यूनिट एरिया पे जो फोर्स लगेगा दैट इज कॉल्ड स्ट्रेस। अभी स्ट्रेस समझ गए कि नहीं, क्या है स्ट्रेस? जैसे कोई वायर है, या जैसे मैं हाथ को खींच रहा हूँ या मरोड़ रहा हूँ, तो ये भी एक प्रकार की स्ट्रेस है। जैसे अगर मैं हाथ को मरोड़ रहा हूँ तो ये कौन सी स्ट्रेस होती है, टेंजेंशियल स्ट्रेस होती है। अगर अपन हाथ को खींच रहे हैं तो ये लॉन्गिट्यूडनल कहलाती है। तो बस आपको अभी स्ट्रेस क्या होती है वो समझ लो। इट इज वेरी नियरली सेम एज द फार्मूला ऑफ प्रेशर। प्रेशर का भी फार्मूला आपने इसी तरह से पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, है ना? प्रेशर का फार्मूला ऐसे पढ़ा है ना आपने। हेलो, यस सर। हाँ, प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। तो स्ट्रेस का भी बिल्कुल देखो सेम फार्मूला आ रहा है। और एक टर्म और, हमने यहाँ पे फोर्स लगाए और इसको खींचा, ये कोई रबर हो सकती है, कोई रॉड हो सकती है, कोई भी ऐसा मटेरियल हो सकता है। और सपोज अभी इसकी जो एक्चुअल लेंथ है वो ये है L, और अब लेंथ बढ़कर कितनी हो गई L डैश। सो व्हाट इज द चेंज इन लेंथ? इतना जो पोर्शन आ रहा है, ये जो x है यहाँ पे इतना, ये चेंज इन लेंथ है। तो एक और फिजिकल क्वांटिटी अपन डिफाइन करेंगे यहाँ पे, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेन। स्ट्रेन, हाँ, स्ट्रेन का मतलब होता है चेंज इन डायमेंशन डिवाइडेड बाय ओरिजिनल डायमेंशन। ओरिजिनल डायमेंशन, चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन, मतलब x अपॉन l, x की वैल्यू l डैश माइनस l अपॉन l। तो लेंथ में कितना चेंज हुआ, डायमेंशन मतलब आपका एरिया भी हो जाएगा, वॉल्यूम भी हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने लेंथ के लिए लिखा है, तो चेंज इन लेंथ अपॉन एक्चुअल लेंथ। So what is the actual length? Actual length is L here, and change फाइनल लेंथ हो गई L डैश। तो x की वैल्यू किसकी इक्वल है यहाँ पे, दिस x इज इक्वल टू L डैश माइनस L। तो अब देखो फोर्स की यूनिट क्या बन रही है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है पास्कल। ठीक है, दिस इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और ये किसकी इक्वल होता है, पास्कल के इक्वल होता है। ठीक है, समझ गए कि नहीं? हेलो, समझ गए बच्चों इसको? नाइस सर, वो डायग्राम एक बार एक्सप्लेन कर दो ना। हेलो हेलो सर, एक बार डायग्राम एक्सप्लेन कर दो ना। अच्छा, डायग्राम एक बार और एक्सप्लेन कर दो। डायग्राम यस एक बार सर। और एक्सप्लेन करो। ठीक है, हाँ सर, वॉइस अटक रही है आपकी।
ओके नाउ ये देखो, ये डायग्राम ऐसा है कि यहाँ पे मान लो ये एक रबर आपको दिख रही होगी ना, रबर ट्यूब, इज इट क्लियर? और अगर मान लो मैं यहाँ पर के एंड पे फिक्स कर दूं और यहाँ से नीचे से खींचूं इसको, नीचे से फोर्स हम लगा रहे हैं, तो ये जैसे हमने फोर्स लगाए और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, समझ गया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन किसको बोलते हैं अपन? जैसे ये पेन है तो ये इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है यहाँ पे, है ना? या अगर मैं डस्टर की बात करूं तो दिस इज दियर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, समझ गए? तो यहाँ पर हमने किसी ऑब्जेक्ट को ऐसा लगा दिया फिर खींच रहे, तो जो स्ट्रेस होती है दैट स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। ये एक नई फिजिकल क्वांटिटी है, बस अभी इतना ही ध्यान रखना, ज्यादा नहीं ध्यान रखना इस पे, समझ गए कि नहीं? क्लियर हो गया अभी? हेलो यस समझ गए? हाँ, और एक और टर्म मैंने लिखा स्ट्रेन। तुमने स्ट्रेन सुना है कि नहीं सुना है? स्ट्रेन या स्प्रेन सुना होगा, जैसे किसी का पैर लचक गया या मोच खा गया या कुछ खिंच गया तो क्या बोलते हैं, इसमें स्प्रेन आ गया, स्ट्रेन आ गया। एक्चुअल वर्ड क्या है उसका? स्ट्रेन। समझ गए कि नहीं? हेलो अरे समझ गए? यस सर। हाँ, तो स्ट्रेन का मतलब है चेंज इन डायमेंशन डिवाइडेड बाय ओरिजिनल डायमेंशन, या चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ऐसा भी बोल सकते हैं, ठीक है? तो एक टर्म है स्ट्रेन एंड एक टर्म है स्ट्रेस। स्ट्रेस का फार्मूला क्या हो गया? फोर्स अपॉन एरिया, और यूनिट क्या बन गई यहाँ पर इसकी? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इसकी यूनिट बन गई, समझ गए? तो अब इसका डायमेंशनल फार्मूला देख लो। तो डायमेंशनल फार्मूला बेटा फोर्स के लिए m1 l1 t-2 और एरिया के लिए क्या था? l स्क्वायर था कि नहीं? तो m1 l1 t-2 ये ऊपर जाएगा l-2, so m1 l-1 t-2, दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ स्ट्रेस। अब अपन स्ट्रेन के बारे में देख लेते हैं, स्ट्रेन के बारे में। अब अपन स्ट्रेन के बारे में देखते हैं, ठीक है? स्ट्रेन के लिए तो स्ट्रेन की कोई यूनिट आएगी क्या? चेंज इन लेंथ की कोई यूनिट, मतलब मीटर डिवाइडेड बाय मीटर, मीटर से मीटर कट गया, सो इट इज यूनिट लेस क्वांटिटी, यूनिट लेस एंड डायमेंशन लेस। अगर आप देखोगे डायमेंशन इसकी, x की डायमेंशन l1, लेंथ की l1, तो l की पावर हो गया 0, अरे कट गया ना, कट गया कि नहीं? l की पावर 1, फिर l की पावर -1, तो l की पावर 0, तो m to the power 0, l to the power 0, t to the power 0, this is the dimensional formula of strain. So strain is unitless and dimensionless. strain कैसी क्वांटिटी है आपकी? unitless and dimensionless क्वांटिटी है, समझ गए कि नहीं? अरे समझ गए? हेलो यस सर। यस सर। यस सर। ओके, क्लियर हो गया बेटा? कोई डाउट अभी? कोई डाउट अभी इस पे? नो सर। नो सर। ओके, तो सर स्क्रीनशॉट ले सर लो। डायग्राम समझ गए? क्या बेटा? हेलो सर, हाँ बोल। डायग्राम समझ गया और उसमें एफ का वो सब क्या है? आपका क्या नाम है? एक मिनट, आपका फर्स्ट डे है क्या? हेलो आप हेड, किसने क्वेश्चन पूछा था? एक बार और क्वेश्चन पूछो। हाँ, स्वयं स्वयं तुमने पूछा था क्या ये क्वेश्चन? सर वॉइस अटक रही है सर। सर हाँ ठीक है, अभी थोड़ा सा। स्वयं क्वेश्चन तुमने पूछा था क्या बेटा? मैं सर रोशन। हाँ रोशन बोल, अभी क्या पूछ रहा था क्वेश्चन? सर रोशन, उसमें एक्स एक्स एल एल ये डैश एफ क्या है वो सब? x अपॉन एल है रे वो रे। देख, स्ट्रेन का मतलब होता है चेंज इन डायमेंशन। अच्छा, x क्या है, l क्या है, l डैश क्या है, वो नहीं समझा क्या? व्हाट इज l? सर वो लेबलिंग लेबलिंग। हाँ ठीक है, ये l कौन सी लेंथ है? डायग्राम से देख के बताओ, जरूरी नहीं कि हर बार लेबलिंग करें अपन, कुछ डायरेक्ट देखकर भी बनना चाहिए। ये लेंथ कौन सी दिख रही? जब आपने फोर्स नहीं लगाया तब की लेंथ है ये। सो व्हाट इज l हियर? l इज ओरिजिनल लेंथ, हाँ या ना? एंड व्हाट इज l डैश हियर? l डैश इज न्यू लेंथ। और व्हाट इज x?
x देख मैंने यहाँ पे लिख दिया। अगर न्यू लेंथ में से ओरिजिनल लेंथ को सब्ट्रैक्ट कर देगा तो क्या बचेगा, ये कितना चेंज हुआ लेंथ में, समझा कि नहीं? हेलो हेलो रोशन समझ गया अभी? रोशन समझ गया बेटा? रोशन समझ गया? रोशन हाँ बेटा आपका वॉइस बराबर नहीं आ रहा है। रोशन आपका वॉइस बराबर नहीं आ रहा है। हाँ बोलो अभी रोशन, कुछ बोल रहे थे रोशन? हेलो हेलो रोशन कुछ बोल रहे थे? लेस। अब मैं एक और फिजिकल क्वांटिटी यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूँ तुम लोगों के लिए, दैट इज सरफेस टेंशन एंड विस्कोसिटी। सरफेस टेंशन एंड विस्कोसिटी है। पहले सरफेस टेंशन बता दूं। सरफेस टेंशन, ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय टी लेटर, बट डायमेंशनल फार्मूला में भी टी आता है तो चलो सरफेस टेंशन ही लिखा रहने दो। एंड विस्कोसिटी, इनको सुना है कि नहीं सुना आप लोगों ने? दिस इज डिनोटेड बाय मीटर। इनको सुना है कि नहीं? सरफेस टेंशन है? यस सर। सुना है? बताओ क्या होता है सरफेस टेंशन, क्या होता है विस्कोसिटी क्या होती है? सुना है? कहीं पढ़ा है, कहीं सुना है, कहीं आया है ऐसा वर्ड? विस्कोसिटी मींस गाढ़ापन। हाँ बिल्कुल सही। और सरफेस टेंशन मतलब जो प्रेशर पड़ रहा है एक चीज पे, एक सरफेस पे। नहीं नहीं देख, कभी ग्लास में, कांच के ग्लास में पानी भरना और उसके ऊपर वाली लेयर को ऑब्जर्व करना, और अगर तू छोटा सा कागज का टुकड़ा या फिर कोई इंसेक्ट देखना, वो बिना गीले हुए उसमें चल लेते हैं आराम से। मतलब जो लिक्विड होता है, लिक्विड की जो टॉप लेयर होती है उसका बिहेवियर अलग होता है, वो एक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन के जैसा बिहेव करती है, और इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? सरफेस टेंशन बोलते हैं। बस अभी इतना ही ध्यान रखना, ज्यादा नहीं। हाँ ये सब चैप्टर है, आगे पढ़ेंगे अपन। ये जैसे टॉप लेयर है किसी लिक्विड की, दिस इज द टॉप लेयर ऑफ लिक्विड, और यहाँ पे मान लो आपने पानी भर दिया है, ठीक है, यहाँ पे आपने पानी भर दिया और ये ऊपर की टॉप लेयर आप देख रहे हो। दिस इज एनी लिक्विड। जैसे मान लो आपने पानी यहाँ पे ले लिया, तो इसकी जो ऊपर की लेयर है, दिस इज द टॉप लेयर ऑफ लिक्विड। ये जो टॉप लेयर होती है लिक्विड की, इसका बिहेवियर देखना तुम थोड़ा अलग सा रहता है अंदर की लेयर के कंपैरिजन में। बारिश के दिनों में देखा होगा, इसमें छोटे छोटे इंसेक्ट बड़ी आसानी से चल लेते, जैसे अपन जमीन पे चल रहे हैं ना। तो ये जो टॉप लेयर है, इट बिहेव लाइक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन वर्ड सुना है कि नहीं सुना? मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन सुना है? एक पतली सी जो झिल्ली होती है उसको मेम्ब्रेन बोलते हैं। पतली सी जो झिल्ली होती है उसको मेम्ब्रेन बोलते हैं। जैसे अपनी स्किन की ये मेम्ब्रेन है ऊपर की, तो ये भी तो स्ट्रेच है यहाँ पे, ऐसी है ना, ये मेम्ब्रेन ऊपर की जो लेयर है स्किन की, समझ गया ना? सो द टॉप लेयर ऑफ लिक्विड बिहेव लाइक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन, और इस प्रॉपर्टी को क्या बोला जाता है? सरफेस टेंशन बोला जाता है। और मैथमेटिकली कैसे डिफाइन होती है? केस फोर्स पर यूनिट लेंथ, ये डेफिनेशन है, फोर्स पर यूनिट लेंथ सरफेस टेंशन के लिए, ठीक है? तो इसको ध्यान रखना। और फोर्स की यूनिट हो गई बेटा न्यूटन पर मीटर, ये एसआई यूनिट हो गई। और सीजीएस यूनिट क्या आएगी इसकी? डाइन पर सेंटीमीटर, ये सीजीएस यूनिट हो गई। फोर्स की यूनिट न्यूटन, लेंथ की यूनिट मीटर। और डायमेंशनल फार्मूला देखो अभी, फोर्स का m1 L1 T-2 अपॉन L1, तो L1 से L1 पूरा कट गया, m1 L0 T-2 इज द डायमेंशनल
फार्मूला ऑफ सरफेस टेंशन। ये सरफेस टेंशन का डायमेंशनल फार्मूला बन गया। समझ गए कि नहीं? हेलो, समझ गए कि नहीं? यस कोई सर। डाउट? Yes. Yes, sir. समझा सर। हाँ, एंड देन अब विस्कोसिटी, विस्कोसिटी से बोला था गाढ़ापन, बिल्कुल सही। देखो जब कोई लिक्विड फ्लो होता है, जैसे मान लो एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट अपन कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, this is height h and this angle is theta, again the same height and the same angle theta। यहाँ पे आपने पानी की कुछ बूंद डाल दिए और यहाँ पे आपने हनी की कुछ बूंद डाल दिए। बेटा यहाँ पे पहले कौन पहुंचेगा? अगर सेम डिस्टेंस ट्रेवल करके आ रहे हैं तो ये इधर लुढ़क के आएगा, ये नहीं, कौन पहले पहुंचेगा? पानी पानी पहले पहुंच जाएगा। हाँ, उसके बाद हनी पहुंचेगा। मतलब विस्कोसिटी किसकी ज्यादा है? विस्कोसिटी किसकी ज्यादा है? हनी की विस्कोसिटी ज्यादा है, बिल्कुल सही। तो हनी की विस्कोसिटी यहाँ पे ज्यादा है। और विस्कोसिटी को कैसे लिखते हैं मैं डिफाइन कर दूं। विस्कोसिटी इज डिफाइंड एज दिस इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया होल डिवाइडेड बाय वेलोसिटी अपॉन डिस्टेंस। वेलोसिटी अपॉन डिस्टेंस। तो ये विस्कोसिटी को मैथमेटिकली या फार्मूला वाइज ऐसे डिफाइन करते हैं। बट क्यों डिफाइन किएगा मैं आगे लॉ बताऊंगा इसका, बट अभी नहीं। अभी सिर्फ इतना ध्यान रखने की, अच्छा ये विस्कोसिटी होती है, इसको मैथमेटिकली ऐसे डिफाइन करते हैं। ये सरफेस टेंशन होती है, इसको मैथमेटिकली ऐसे डिफाइन करते हैं। बस अभी इतना ही ध्यान रखना, अभी ज्यादा अंदर नहीं घुसना। ये चैप्टर ही है अपने, आगे चल के पढ़ेंगे अपन, बट एक इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ मैं फिजिकल क्वांटिटी से। तो फोर्स पर यूनिट एरिया, तो इसकी यूनिट क्या बनेगी? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकंड और डिस्टेंस की यूनिट मीटर, तो मीटर से मीटर कट गया तो क्या बच रहा है यहाँ पे यूनिट? आप देखो, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता पास्कल, पास्कल इनटू सेकंड। सो दिस इज द एसआई यूनिट, पास्कल सेकंड। क्योंकि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर क्या बन जाता है आपका? पास्कल बन जाता है। ठीक है, अब डायमेंशनल फार्मूला देख लो इसका। निकाल पाओगे डायमेंशनल फार्मूला कि नहीं? चलो सॉल्व करो इसका डायमेंशनल फार्मूला, निकालो जरा। विस्कोसिटी का क्या बनेगा? फोर्स अपॉन एरिया डिवाइडेड बाय वेलोसिटी अपॉन डिस्टेंस। डायमेंशनल फार्मूला ट्राई करो इसका जल्दी से। हेलो, समझ गए? Yes, sir. ओके, चलो निकालो जरा विस्कोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला निकाल के बताओ। मैं 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ आप लोगों के लिए। विस्कोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला निकालो विस्कोसिटी के लिए। स्क्रीनशॉट ले लिया क्या? इधर का पेज मिटा दूं? इधर का पेज मिटा दूं क्या? इस साइड का? हेलो, इस साइड का मिटा दूं बेटा? Yes, sir. हाँ। देखो विस्कोसिटी के लिए क्या है आपके पास में? मीटर इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया इनटू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। अब फार्मूले में वैल्यू पुट कर लें। फोर्स का m1 l1 t-2, एरिया के लिए l स्क्वायर, डिस्टेंस के लिए l1 और वेलोसिटी के लिए क्या लिखोगे फिर से? l1 t-1, है ना? तो अभी देखो ये l1 से तो l1 कट गया क्योंकि पावर 1 बन गई। अब आपके पास बचेगा m1 l1 t-2 और ये ऊपर गया तो l-2 और ये t ऊपर गया तो +1। समझ गए कि नहीं? हेलो, समझ गए? हेलो, Yes, sir. हाँ। तो अब ये किसके इक्वल आ गया? यहाँ पे m1 एक ही अकेला है, l और ये l है, तो l1 l की पावर 1 - 2 बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है। मतलब यहाँ पे +1 है, ये -2 तो l की पावर 1 - 2 और t की पावर -2 +1, ये वाला ऊपर जाएगा तो +1 बनेगा। So this is m1 l की पावर -1 t की पावर -1। This is the dimensional formula of viscosity। समझ गए? देखो, समझ गए? हेलो, समझ गए कि नहीं? हाँ सर। हेलो, yes।
समझ गया बेटा? प्रज्वल तू भी समझ गया क्या? प्रज्वल क्या बेटा? यस हाँ बोलो प्रज्वल, समझ गए? प्रज्वल हेलो, सर ब्लर आ रहा थोड़ा। अभी ठीक हो जाएगा, थोड़ा रिफ्रेश कर ले नेटवर्क को, नहीं तो दोबारा री एंटर करो। आगे बढ़ते हैं अपन, हाँ अगली फिजिकल क्वांटिटी पे आते हैं। माइक म्यूट कर लो। नेक्स्ट है फिर पेज नंबर 3। एक और टर्म में बता रहा हूँ, दैट इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। पहले हाँ, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, इट इज डिनोटेड बाय लेटर आर। जैसे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है ना, वैसे ही गैस कांस्टेंट भी होता है। हाँ, जैसे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है वैसे ही गैस कांस्टेंट भी होता है, ध्यान रखना, ठीक है? तो लेकिन ये है कैसा? आप वैसे नाम से समझ में आ रहा है कि भाई गैसेस के लिए डिफाइन किया गया है, तो ध्यान देना इस पे। मान लो अपन ने एक कंटेनर लिए और इस कंटेनर के अंदर गैस भरी हुई है, ये इस कंटेनर के अंदर गैसेस भरी हुई है। तो ये गैसेस के जो एटम होते हैं ये रैंडमली इधर उधर घूमते रहते हैं, मूव करते रहते हैं। समझ गए? क्लियर हो गया? ये रैंडमली इधर उधर चलते रहते हैं। और मान लो यहाँ पर गैस के कितने एटम हैं? देयर आर n एटम्स, n एटम्स हैं गैस के इस कंटेनर के अंदर, या जैसे साइकिल ट्यूब के अंदर या फिर बलून के अंदर। इवन इस रूम में भी गैस के एटम्स या मॉलिक्यूल हैं, एंड दे आर मूविंग रैंडमली हियर एंड देयर। ठीक है, समझ गए कि नहीं? अरे क्लियर हो गया? बट यहाँ पे आप डायरेक्ट प्रेशर नहीं फील कर सकते, लेकिन बैलून में आप प्रेशर फील कर सकते हो। साइकिल के ट्यूब में या गाड़ी के ट्यूब में आप प्रेशर फील कर सकते हो, बट खाली रूम में अपन फील नहीं कर पाएंगे प्रेशर। समझ गए कि नहीं? हेलो, क्योंकि हमारी बॉडी इतने प्रेशर के लिए एडॉप्टेड है, इसलिए हमको कुछ अनयूजुअल यहाँ पे समझ में नहीं आता। समझ गए कि नहीं? हेलो, अरे समझ गए? यस सर। हाँ सर। तुम लोग ने मॉलिक्यूलर मास सुना है कि नहीं? अच्छा, एक और टर्म होता है दैट इज कॉल्ड एवोगैड्रो नंबर। मैं पहले वो डिफाइन कर दूं, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। एवोगैड्रो नंबर सुना है कि नहीं सुना है? 1 डजन सुना है कि नहीं सुना है? यस 1 सर। डजन, व्हाट इज 1 डजन? सर 1 डजन मतलब 12 पीस। यस, कलेक्शन ऑफ 12 आइटम। अगर 12 आइटम का हम कलेक्शन ले लें तो दैट इज कॉल्ड 1 डजन। तो मैं जिस रूम पे हूँ, यहाँ पे कितने दर्जन ऑक्सीजन गैस है? कैन यू काउंट? कैन यू, या आप जिस रूम पे बैठे उस रूम के अंदर कितने डजन ऑक्सीजन गैस? कैन यू काउंट और नॉट? नो सर। नहीं है ना, क्योंकि लाखों करोड़ों अरबों में वो संख्या है उनकी, 1-2 में नहीं है, 10-12 में नहीं है। तो फिर हमको एक टर्म लेना पड़ेगा दैट इज नोन एज Na। एक सिंबल है, Na इज कॉल्ड एवोगैड्रो नंबर। हाँ, और ये जो एवोगैड्रो नंबर होता है, दिस इज द कलेक्शन ऑफ 6.023 वन एवोगैड्रो नंबर। या Na की वैल्यू क्या होती है? दिस इज कलेक्शन ऑफ 6.023 into 10 to the power 23 आइटम। ये इसका मतलब होता है एवोगैड्रो नंबर का। तो जैसे 1 डजन, ये इतनी बड़ी यूनिट को मिला के एक एवोगैड्रो नंबर कहलाता है। आइटम पर मोल ऐसा बोला जाता है, दिस इज आइटम पर मोल। ठीक है, आइटम पर मोल। तो मैं यहाँ पे डिफाइन कर दूं व्हाट इज 1 मोल। तो 1 मोल का मतलब हो गया कलेक्शन ऑफ
6.023 10 to the power 23 आइटम। ये ऐसे आप लोग ध्यान रखोगे, ठीक है? क्लियर हो गया कि नहीं? जैसे 1 डजन कितने का कलेक्शन है? 12 आइटम का। वैसे 1 मोल कितने का कलेक्शन है? 6.023 into 10 to the power 23 का कलेक्शन है। आगे से ध्यान रखना। अरे समझा कि नहीं भाई? हेलो, समझ गए? Yes, sir. समझ गया सर। sir. ओके, तो जैसे 1 मोल 1 डजन ये है, तो वैसे 1 मोल है। तो अब इस कमरे में कितनी गैस है उसको आप मोल के टर्म पे बोल सकते हो। हाँ, 5 मोल होगी, 10 मोल होगी, 15 मोल होगी, जो भी है। समझ गए ना? तो यहाँ पे आप बहुत कन्वीनियंटली आप बता सकते हो कि कितनी मोल गैस है, क्योंकि इट इज अ कलेक्शन ऑफ वेरी लार्ज नंबर। तो जो नंबर ऑफ मोल, जैसे इस कंटेनर में कितने मोल अगर हैं, यहाँ पे आपको कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ मोल हेयर, n is equals to number of atom divided by एवोगैड्रो नंबर। इस नंबर से, मतलब ये वाली वैल्यू से कितने एटम है उससे आपने डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पे इस कंटेनर में कितने मोल गैस है ये पता चल जाएगी। समझ गए ना? और एक और टर्म है, क्योंकि ये रैंडमली इधर उधर मूव कर रहे हैं, तो ये दीवार पे प्रेशर भी लगा रहे हैं। तो गैस कांस्टेंट, नंबर ऑफ मोल, प्रेशर और वॉल्यूम एक दूसरे से रिलेट होते हैं। तो यहाँ पे जो रिलेशनशिप होती PV इक्वल्स टू nRT, ये फार्मूला है। दिस इज कॉल्ड आइडियल गैस इक्वेशन। दिस इज कॉल्ड आइडियल गैस इक्वेशन। ये आइडियल गैस इक्वेशन है बेटा, PV इक्वल्स टू nRT। तो मैं डिफाइन कर दूं व्हाट इज P हियर। P is pressure, V is volume, ठीक है, N is number of mole और T is absolute temperature। एब्सोल्यूट टेम्परेचर, टेम्परेचर कहाँ में लेना है आपको? केल्विन में, मतलब इन केल्विन। केल्विन में मेजर करना है। जो टेम्परेचर को मेजर करने की ऐसा यूनिट है, आपने डिग्री सुना होगा, फ़ारेनहाइट सुना होगा, एक और यूनिट होती है दैट इज कॉल्ड केल्विन, टेम्परेचर को मेजर करने की। हाँ, टेम्परेचर को मेजर करने की एक और यूनिट होती है दैट इज कॉल्ड केल्विन हियर। तो ये एक इक्वेशन है जिसको आइडियल गैस इक्वेशन बोला जाता है। जैसे आपने ओम्स लॉ पढ़ा होगा, V इक्वल्स टू IR, तो वैसे ये एक इक्वेशन है यहाँ पे, आइडियल गैस इक्वेशन, PV इक्वल्स टू nRT, जिसमें R क्या है, वहाँ पे गैस कांस्टेंट है। और इस गैस कांस्टेंट की मैं वैल्यू अगर लिख दूं, जैसे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू होती है, वैसे इस गैस कांस्टेंट की भी वैल्यू होती है। R की वैल्यू 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। केल्विन के लिए सिंबल K लगाते हैं। तो ये वैल्यू होती बेटा गैस कांस्टेंट की। रिमेंबर दिस, 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। ठीक है, याद रखना। समझ गए या नहीं? हेलो, कोई डाउट है किसी को? प्रेशर फील होता है कि नहीं? बैलून में आपने हवा भरे तो प्रेशर फील होता है, आया ना? Yes. हाँ, तो जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट हियर, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ये सिंबल है इसका कैपिटल R। जैसे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट सिंबल कैपिटल G होता है, वैसे इसका ये सिंबल है। हाँ, और इसकी वैल्यू इतनी होती, मैं वैल्यू लिख दे रहा हूँ पहले, 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। ठीक है, दिस इज केल्विन पूरा लिख दे रहा हूँ मैं। और अभी समझ गए कि नहीं? ये इसकी वैल्यू होती है, फिक्स है ये वैल्यू। हाँ, इसमें ये कहाँ से आ गई मतलब नहीं, ये फिक्स है, कांस्टेंट वैल्यू है। क्लियर हो गया कि नहीं अंजल? हाँ, Yes, sir. आपस में कैसे रिलेटेड होते, देखो ये मान लो आपने कोई कंटेनर लिया और इस कंटेनर के अंदर कोई गैसेस भर दिया आपने। ये गैसेस के एटम्स हैं या मॉलिक्यूल्स हैं। कौन सी गैस भर दी आपने? आइडियल गैस। ठीक है, इसके अंदर कौन सी गैस भर दी आपने? आइडियल गैस भर दिए। आइडियल मतलब जैसे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ये गैस होती हैं, है ना? समझ गए कि नहीं? हाँ. ये इनका बिहेवियर भी आइडियल गैस जैसा होता है, लेकिन कब होता है? लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर पे।
लो प्रेशर, कम से कम प्रेशर हो, ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर हो, तो ये कैसा बिहेवियर शो करती, आइडियल गैस के जैसा बिहेवियर शो करती। आइडियल मतलब ऐसा नहीं है कोई गैस की नाइट्रोजन है तो वो आइडियल है, ऐसा अलग नाम नहीं है आइडियल। आइडियल मतलब आदर्श की हम जो बात करते हैं, ठीक है, सभी गैस आ गई उसके अंदर। तो जो भी गैसेस होती नॉर्मल हमारी जो गैसेस हैं जैसे ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ठीक है, क्लियर हो गया। ये आइडियल के जैसे कब बिहेव करती हैं, जब प्रेशर कम हो और टेम्परेचर बहुत हाई हो, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो हमने आइडियल गैस भरा और ये इसके जो गैस के एटम है ये रैंडमली इधर उधर मूव कर रहे हैं, यहाँ पे इनका मोशन रैंडमली इधर उधर है। और इसमें मान लो कितने एटम्स हैं, देयर आर एन एटम्स। यहाँ पे इस कंटेनर में आप बलून इमेजिन कर लो, आप अपना कमरा इमेजिन कर लो, ठीक है, एन एटम्स हैं। तो हाउ मेनी मोल्स आर देयर, तो इसके अंदर नंबर ऑफ मोल कितने आएंगे, नंबर ऑफ मोल निकालने का तरीका ये होता है, नंबर ऑफ मोल n इक्वल्स टू n डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर से आप डिवाइड कर दो तो क्या निकल जाएगा, नंबर ऑफ मोल निकल जाएगा। ये फार्मूला हो गया नंबर ऑफ मोल निकालने का, समझ गए। जैसे मान लो यहाँ पे मैं कितने एटम लिख दूं, दिस इज सपोज मैंने यहाँ पे एटम लिख दिया 6.023 into 10 to the power 24 एटम्स में, तो कितने मोल है यहाँ पे आप वैल्यू रख दो, 6.023 into 10 to the power 24 डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर 6.023 into 10 to the power 23 है ना, 23। यस दिस इज एटम। और यहाँ पे जब आप लिखोगे तो एटम पर मोल हमको लिखना पड़ता है। तो अभी देखो ये टर्म से ये टर्म कैंसिल आउट हो गया तुम्हारा, ये एटम से एटम कैंसिल हो गया। अब कितना बच रहा है, 10 की पावर ऊपर 24 इंटू 10 की पावर माइनस 23 बचेगा। मोल में आंसर आ जाएगा आपका, तो सॉल्व करने पे 10 की पावर 1 मोल या फिर कितना हो गया 10 मोल, समझ गए ना। तो यहाँ पे गैस कितनी भरी हुई है, 10 मोल गैस भरी हुई है, ये इसका मतलब है। अभी समझा कि नहीं, अरे समझ गए। हेलो प्रांजल, प्रांजल रिस्पॉन्ड करो, प्रांजल रिस्पॉन्ड करो बेटा। हाँ प्रांजल समझ में आया इतना कि नहीं आया, प्रांजल, प्रांजल रिस्पॉन्ड करना बेटा। हेलो सर स्क्रीन ब्लैक हो गई, अभी आ गई होगी देख, हाँ आ गई, अभी नहीं आई, आ गई होगी देख फिर से। हाँ ओके, अभी समझ गया प्रांजल इतना, कोई डाउट है, कोई डाउट है प्रांजल यहाँ तक? नहीं सर, नहीं है, ओके फाइन। अब ये जो गैस इक्वेशन होती, मान लो यहाँ पे आइडियल गैस में कितना टेम्परेचर है, यहाँ पे T केल्विन इसका टेम्परेचर है, और यहाँ पे गैस का जो प्रेशर है, P क्या है गैस का, यहाँ पे प्रेशर है, गैस का प्रेशर P है, N इज नंबर ऑफ मोल, कितने मोल है ये भी पता चल गया, T टेम्परेचर पता चल गया, P प्रेशर पता चल गया, और इस कंटेनर का जो साइज है, दिस इज द वॉल्यूम V, ये वॉल्यूम V मतलब इसका जो साइज है कंटेनर का वही गैस का वॉल्यूम हो जाएगा। तो जिस कंटेनर में आपने गैस को रखे उसका साइज उस गैस का वॉल्यूम बन गया, उसमें कितने मोल हैं वो हमने देख लिया, गैस का प्रेशर कितना है, टेम्परेचर कितना है, ये सब आपस में कौन सी इक्वेशन से रिलेट होते हैं, PV इक्वल्स टू nRT से रिलेट होते हैं, और इसको क्या बोला जाता है, दिस इज कॉल्ड आइडियल गैस इक्वेशन, समझ गए। P इज प्रेशर, V is volume, N is number of mole and T is temperature. टेम्परेचर क्या है में केल्विन में, अभी भी नहीं समझा कि अब समझ गया पूरा, समझ गए। ओके फाइन। सो दिस इज कॉल्ड आइडियल गैस इक्वेशन। तो अब मुझे ये बताओ, क्या आप गैस कांस्टेंट का डायमेंशनल फार्मूला निकाल सकते हो, गैस कांस्टेंट का डायमेंशनल फार्मूला निकाल सकते हो इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे। चलो मैं अगले पेज में निकाल के बता रहा हूँ डायमेंशनल फार्मूला गैस कांस्टेंट का, ठीक है। प्रेशर का पता हमको, वॉल्यूम का पता है, नंबर ऑफ मोल के लिए n लिखेंगे, हाँ, टेम्परेचर के लिए k लिख देंगे, और अपन अब निकालते डायमेंशनल फार्मूला। इस पेज का स्क्रीनशॉट लो आप लोग पहले जल्दी से, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। हेलो ले लिए,
ले लिए क्या बेटा? Yes, sir. sir. आगे बढ़ता हूँ मैं। अभी देखो, अब अपन डायमेंशनल फार्मूला निकाल रहे हैं किसके लिए? गैस कांस्टेंट के लिए। इस गैस कांस्टेंट का डायमेंशनल फार्मूला क्या आएगा? देखो अभी EV इक्वल्स टू nRT, तो R इक्वल्स टू क्या बन जाएगा? EV डिवाइडेड बाय N into T। And what is P here? P is pressure, V is volume upon number of mole into temperature। और प्रेशर इक्वल्स टू क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया इनटू वॉल्यूम नंबर ऑफ मोल इनटू टेम्परेचर। मतलब आप ऐसा लिख दो, फोर्स इनटू वॉल्यूम अपॉन एरिया इनटू नंबर ऑफ मोल इनटू टेम्परेचर। समझ गए कि नहीं? ये T मतलब टेम्परेचर के लिए है, ध्यान रखना। दिस T इज फॉर टेम्परेचर। अरे समझा कि नहीं? हेलो, समझ गए? टाइम के लिए नहीं, T इज टेम्परेचर हियर केल्विन में। Yes, sir. समझ गए? Yes, sir. हाँ, अब देखो, मैंने फोर्स का ऑलरेडी बताया हुआ है डायमेंशनल फार्मूला आपको। फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला N1 L1 T-2। वॉल्यूम का क्या बन जाएगा? L3। फिर एरिया का क्या बन गया? L²। और नंबर ऑफ मोल के लिए सिंपल MOL लिखते हैं। हाँ, और टेम्परेचर के लिए क्या लिख देते? K लिख देते हैं। K इज द सिंबल फॉर केल्विन। तो टेम्परेचर का डायमेंशनल फार्मूला के लिए आप डायरेक्ट क्या लिख देते हो? K लिख देते हो। तो अब जब आप इसको सॉल्व कर रहे हो तो ये किसके बराबर बनेगा? N1 L1। देखो ये L² है, L³ है, तो एक L और बचेगा, और एक L यहाँ का और एक L ये, तो कितना हो गया? L² हो गया, T-2 हो गया, और मोल इनवर्स और K की पावर -1। सो दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ गैस कांस्टेंट। समझ गए कि नहीं? हेलो, समझ गए या नहीं? देखो बेटा, समझ गए कि नहीं? हेलो, समझ गए सर। ओके फाइन। एंड प्रज्वल, तुम समझे कि नहीं? प्रज्वल हाँ सर। समझ गया? हाँ सर। ओके, वेरी गुड। झूठ तो नहीं बोल रहे भाई, पहला दिन है आज तेरा। नहीं सर, थोड़ा बहुत होता कंफ्यूजन, पर डाउट क्लियर होता सर। ओके फाइन। चलो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। इस पेज का स्क्रीनशॉट लो। ले लिए?